Hello everyone, this is Anjali and today we will discuss about soil and soil pollution. सो इस सीरीज़ में जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरैक्शन की सीरीज़ जो हम पढ़ रहे हैं, सो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं एट लोकल लेवल, रीजनल लेवल, एट ग्लोबल लेवल। और उसमें भी फिर किस तरीके से इंटरैक्शन हो रहा है और किस तरीके से वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले एयर पोल्यूशन था जिसकी ऑलरेडी हमने बात कर ली थी, वी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट। और फिर हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। और नाउ इट इज़ द टाइम टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूशन, दैट इज़ लिथोस्फेयर पोल्यूशन, और यू कैन से सॉइल पोल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज़ सॉइल पोल्यूशन एंड हाउ इट इज़ कॉज्ड, और क्या 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 एलिमेंट्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और व्हाट आर द थिंग्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। अगर हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है? तो सॉइल इज अ थिन कवरिंग ओवर द लैंड कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक मटेरियल में आपका कार्बन कंपाउंड्स आते हैं, और दे जनरली डिराइव फ्रॉम एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म और एयर और वाटर। तो अगर हम सॉइल की बात करें, तो जो हमारा पीस ऑफ लैंड है, यानी कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, तो लिथोस्फेयर के ऊपर जो थिन कवरिंग है ना, जिसमें कि आपके बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, या कि नहीं, नॉन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जैसे कि कार्बन बेस्ड जो कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक हम उन मटेरियल्स को बोलते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जहाँ पे, हाइड्रोकार्बन जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो मिनरल्स हो गए यानी कि इनऑर्गेनिक। इसके अलावा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से आता है? जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, या डिट्राइटस फॉर्म हो जाता है उनका, तो उनका जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वहाँ से ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी में एक तरीके से बनता है, आता है। इसके अलावा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि सॉइल माइट्स है, अर्थ फॉर्म्स है, सॉइल फ्लोरा है, सॉइल फोना है। सो ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लस उसके अलावा वाटर, जैसे मैंने आपको बताया था, एयर और वाटर 25-25% पोर्स में कंसिस्ट होता है एक तरीके से सॉइल के। तो इतनी सारी चीज़ें मिला के ऊपर की जो थिन लेयर है वो फॉर्म होती है लैंड की, और उसी को आप नाम देते हो सॉइल। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि सॉइल क्या होता है। और नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस अबाउट सॉइल की लेयर्स कितनी होती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर हम सॉइल पोल्यूशन की बात करें, अगर हम सॉइल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो आती है लेयर्स ऑफ सॉइल। तो क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक पिक्चर है, इसके थ्रू हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट लेयर्स ऑफ सॉइल, तो जो हमारा सॉइल होती है ना, मिट्टी जो होती है, जो कि पीस ऑफ लैंड का ऊपर की थिन लेयर कंसिस्ट कर रही है, तो इसकी भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट होराइजन्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये होराइजन्स होते क्या हैं, और किस तरीके से, कैसे लेयर होती हैं? क्या वो हॉरिजॉन्टली होती हैं, क्या वो वर्टिकली होती हैं? तो हाउ दे आर, लाइक हाउ दे आर। तो सॉइल की जो लेयर्स होती हैं, दे आर द वर्टिकल, लाइक इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट लेयर्स। इनको आप सॉइल होराइजन्स भी बोलते हो। इसके बारे में हम इस पिक्चर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, जब हम यहाँ पे सॉइल की बात कर रहे हैं, लेट मी, ओके, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ये मिट्टी है पूरा, सॉइल। सो इसमें इस तरीके से ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सॉइल का, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट होराइजन में कैटेगराइज कर रहे हो। सो अगर हम सबसे ऊपर वाली लेयर देखें, जिसमें जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं और विजिबल होते हैं, और जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है जो कि ऑर्गेनिक होता है, मतलब अगर प्लांट्स और एनिमल की डेथ होती है तो वो इस वाली लेयर पे फॉल होंगे, और उनका एक तरीके से जब डिकम्पोजिशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो जितना भी कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट है या इनऑर्गेनिक कंटेंट है, वो कहाँ पे आके गिरेगा? इस लेयर पे आके गिरेगा, या यहाँ पे होगा। तो इस लेयर में सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, विच इज़ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल, और इस लेयर को आप ओ होराइजन बोलते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो होराइजन होता है, क्योंकि वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है कि विच होराइजन कंटेन सरफेस लिटर, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, किस होराइजन में होता है। तो A, E, B, C, R या O आपको होराइजन के नाम दे देंगे। जनरली हमें लगता है कि जो फर्स्ट होराइजन होगा वो ए होराइजन होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो सॉइल होराइजन होता है वो स्टार्ट होता है O, A, E, B, C और R।
दीज आर। ठीक है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट होराइजन है ना, ये किस बेस पे कैटेगराइज किए हैं कि इनकी सबकी ए ओ होराइजन की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होंगी, ए होराइजन की जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होंगी, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और इसी तरीके से हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें कैटेगराइज किया है। ओके। ओ होराइजन में ह्यूमस प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि पार्शियली डिकम्पोज्ड होता है, मतलब जब इसमें एनिमल्स फ्लोरा और फोना एक तरीके से गिरते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो पार्शियली डिकम्पोज मैटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली सरफेस पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, सरफेस लेटर वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो दैट इज ओ होराइजन जो कि टॉप मोस्ट है। फिर उसके बाद आता है इसका नीचे वाली जो लेयर है, दैट इज ब्लैक कलर जो लेयर है, तो दैट इज नोन एज टॉप सॉइल, क्योंकि मिट्टी का जो सॉइल वाला पार्ट है, ऊपर की सबसे जो सॉइल है, सॉइल वाला पार्ट है, उसको हमने टॉप सॉइल बोला है। दैट इज इन ओ होराइजन, जहाँ पे प्लांट्स की रूट भी पेनिट्रेट करती है। तो अगर हम ए होराइजन की बात करें तो टॉप सॉइल इसको बोला जाता है, इसमें ह्यूमस होता है प्रेजेंट, लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वही कि टॉप सॉइल है, तो जितना भी ह्यूमस कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया है, जो भी मटेरियल डिकम्पोज हो गया, तो वो नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डिकम्पोज मटेरियल मिलता है। इसके साथ साथ मिट्टी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो अर्थवॉर्म है, सॉइल माइट्स हैं, सॉइल फ्लोरा है, आंट्स हैं, तो जो भी चीज़ें हैं, चींटी वगैरह और जो भी इंसेक्ट्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन दिस like level of soil which is top soil. If we talk about नीचे जो एक तरीके से ब्राउनिश कलर आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज ई होराइजन एंड दैट इज नोन एज इल्यूवेटेड होराइजन। इल्यूवेटेड होराइजन में क्या होता है कि इसको जोन ऑफ लीचिंग भी बोला जाता है। मेटेरियल्स मूव डाउनवर्ड। अच्छा, लीचिंग जो है मैंने आपको बताया था, जब मैंने वाटर पोल्यूशन पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको लीचिंग के बारे में डिस्कस किया था कि जब जो वाटर है वो सॉइल कैपिलरीज में से पेनिट्रेट करता है और वाटर के साथ जितने भी हैवी मेटल्स या जो भी टॉक्सिकेंट्स उसके थ्रू, जब कैपिलरीज के थ्रू या पोर्स के थ्रू नीचे सीप डाउन होते हैं, उस प्रोसेस को लीचिंग बोला जाता है। तो यही वो पोर्शन है, अगर हम सॉइल के टर्म्स में बात करें, इल्यूवेटेड होराइजन, जिसको जोन ऑफ लीचिंग भी बोला जाता है, कि यहाँ से टॉप सॉइल से, सॉरी, ह्यूमस और ऑर्गेनिक ओ होराइजन और ए होराइजन से जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, जब वो सीप डाउन होंगे, जब वो लीच डाउन होंगे, या जब वो सॉइल कैपिलरीज के थ्रू, सॉइल पोर्स के थ्रू नीचे आएंगे, तो वो किस जोन में आएंगे? वो इस जोन में, ई जोन में आके, यानी इल्यूवेटेड जोन में आके इकट्ठा होते हैं, जिसको जोन ऑफ लीचिंग भी बोला जाता है। और मटेरियल जो है डाउनवर्ड मोशन में यहाँ पे मूव करते हैं, तो वो यहाँ पे आके एक तरीके से डिपोजिट हो जाते हैं इल्यूवेटेड होराइजन में। Okay, now moving on to this reddish part or brownish reddish part. This is B horizon. This is known as subsoil. सबसॉइल इसलिए बोला, सब मतलब जो मिडल वाली है, तो हाफ पोर्शन ऊपर है एक तरीके से, हाफ पोर्शन ऊपर है, हाफ नीचे है, और ये जो मिडल वाला पोर्शन है, दिस इज द मिडल वन। सो दिस मिडल पोर्शन इज नोन एज सबसॉइल। तो सब इसलिए बोला क्योंकि मिडल में है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी हैव सबसॉइल, आयरन है, एल्यूमिनियम है, यूमिक कंपाउंड्स हैं, दे आर एक्यूमुलेटेड एंड क्ले लीच डाउन फ्रॉम ए एंड ई होराइजन। ओ सॉरी, बी होराइजन की बात करें ना हम, हाँ। सो सबसॉइल में क्या होता है कि जो आयरन, एल्यूमिनियम और ह्यूमिक जो कंपाउंड्स हैं, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि वो और भी ज़्यादा लीच डाउन हो जाते हैं, तो वो उनका एक्यूमुलेशन सबसॉइल में होता है। मिट्टी जब क्ले लीच डाउन होगी तो उसका एक्यूमुलेशन यहाँ पे होगा। जो भी पोर्शन ए और ई होराइजन से लीच होंगे या सीप डाउन होंगे या सॉइल पोर्स के थ्रू नीचे इकट्ठा होंगे, तो वो कहाँ इकट्ठा होंगे? सबसॉइल में, बी में इकट्ठा होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दिस ब्राउनिश पोर्शन, दैट इज पेरेंट मटेरियल या सी होराइजन। सो अगर हम सी होराइजन की बात करें तो वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल, जितने भी इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, जितने भी, जब मिट्टी बन रही होती है, जितना भी वेदर्ड मटेरियल है, जिस पेरेंट मटेरियल से, जिस इनऑर्गेनिक मटेरियल से मिट्टी बन रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इस होराइजन में प्रेजेंट होती है। क्योंकि वेदर्ड या पेडोजिनेसिस क्या होता है? पेडोजिनेसिस होता है मिट्टी का बनना। मिट्टी बनती कैसे, सॉइल बनती कैसे है? जो भी रॉक्स है बड़ी बड़ी, वो एक तरीके से पीसेज में एक तरीके से ब्रेक डाउन होती हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद जब वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो दैट दैट मेक्स अप द सॉइल। ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, लास्ट जो पोर्शन आता है, क्योंकि हम वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो ऊपर जो प्रेजेंट होगा उसके अलावा नीचे नीचे, तो सबसे नीचे आपने देखा होगा जब आप मिट्टी को डग करते हैं, खोदते जाते हैं, तो नीचे आपको कुछ पत्थर मिलते हैं, कुछ पीसेस ऑफ ग्रेवल मिलते हैं, कुछ एक तरीके से हार्ड मटेरियल मिलता है। तो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, विच इज़ नोन एज बेड रॉक,
जो लास्ट पोर्शन है सॉइल का हम बात करें, तो विच इज़ नोन एज बेड रॉक। तो आर होराइजन में आपको क्या मिलेंगी, वो रॉक्स मिलेंगी, वो ग्रेवल और वो जो भी हार्ड मटेरियल है अ, वो मिलेगा। तो जब आप मिट्टी को डग करते हैं तो नीचे जो आपको हार्ड मटेरियल मिलता है, दैट इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल और सॉइल होराइजन, और इसको आप बोलते हो बेड रॉक विच इज़ द आर रीजन या आर होराइजन। ओके, सो दिस होल थिंग, अच्छा इस पूरी चीज़ को क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज़ को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल में हमारे डिफरेंट डिफरेंट होराइजन आते हैं, OAEBCR। ठीक है, तो देर आर लाइक 6 होराइजन और दिस इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आपसे प्रॉपर्टीज देके पूछ ली जाती हैं चीज़ें। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस पोर्शन। नाउ मूविंग ऑन टू दिस पोर्शन, जब हमने होराइजन की बात की तो ओ होराइजन जैसे कि फ्रेशली फॉरेन लीव्स, ट्विग्स, एनिमल वेस्ट, ये सब ओ होराइजन में आके गिरेंगे। उसके नीचे ए होराइजन आता है, डिकम्पोज्ड मेटेरियल, इनऑर्गेनिक मेटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। बी होराइजन सब सोइल बोला जाता है, बीच वाला पोर्शन है, तो फ्यूअर ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे मिलेंगे। सी होराइजन है, डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन रिटेंशन। उसके अलावा आपका और बेडरोक, लास्ट में आपका बेडरोक आ जाता है। बेडरोक को यहाँ पे कंसीडर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सॉइल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं ना हम, तो लास्ट में आके बेडरोक आर लाइक रॉक काइंड ऑफ थिंग, रॉक की मटेरियल है, तो उसको हम प्रोफाइल में ऐड नहीं कर रहे हैं। तो बट अगर आता है आर होराइजन तो वो सबसे लास्ट में होता है, तो आपको सारे होराइजन पता होने चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो मेच्योर सॉइल है इट इज़ अरेंज्ड इनटू सीरीज ऑफ जोन कॉल्ड सॉइल। वही मैंने जैसे बताया आपको कि जो सॉइल होती है ना, जो मेच्योर सॉइल होते हैं, मेच्योर सॉइल मतलब जो मिट्टी बन चुकी है कंप्लीटली, जो बन चुकी है मिट्टी, तो जब वो एक तरीके से बन जाती है ना, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स या प्रोफाइल या होराइजन में वो कैटेगराइज होता है। मान लो सपोज करो कोई रोक है वो टूट रही है, तो उससे मिट्टी बन रही है, वो कंप्लीटली बनी नहीं है। तो अभी जब वो टूट रही होगी तो अभी फर्स्ट लेवल ही होगा। जब वो कंप्लीटली बन जाएगी तो कुछ मटेरियल लीच डाउन होंगे तो ई होराइजन बनेगा, कुछ और मटेरियल लीच डाउन होंगे तो बी होराइजन बनेगा। तो जब कंप्लीटली मिट्टी बन जाती है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक तरीके से बन जाती है, लेवल डिफरेंट लेवल पे उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन जाती है, और उन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को आप क्या बोलते हो, डिफरेंट डिफरेंट होराइजन बोलते हो, और उस पूरे को आप सॉइल प्रोफाइल में कंसीडर करते हो। ओके, सो अब कौन-कौन से फैक्टर्स हैं या किन-किन चीज़ों पे डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन, कि जब मिट्टी बन रही है तो किन-किन बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला वो डिपेंड कर रही है आपके पेरेंट मटेरियल पे, टोपोग्राफी पे, क्लाइमेट पे, ऑर्गेनिज्म पे और टाइम पे। मतलब कि जो मिट्टी फॉर्मेशन जो मिट्टी की होती है वो पेरेंट मटेरियल मतलब कि जो सॉइल है, अब जैसे आपने देखा होगा कि जो सॉइल है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। अब मिट्टी किस तरीके की है वो डिपेंड करता है कि पेरेंट मटेरियल क्या है। जिस तरीके का मटेरियल होगा उस तरीके से ब्रेक डाउन होके क्या होगा, सॉइल की फॉर्मेशन होगी। तो पेरेंट मटेरियल से आपकी सॉइल की फॉर्मेशन होती है, तो मेन आपका पेरेंट मटेरियल है। जिस तरीके का पेरेंट मटेरियल होगा, अगर पेरेंट मटेरियल में आयरन है तो रेड सॉइल, रेड कलर की सॉइल को एक तरीके से प्रोड्यूस करेगा। तो पेरेंट मटेरियल या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जिस तरीके का है या रोक जिस तरीके की है, उस रोक जब वो वेदर्ड होगी, जब वो टूटेगी तो उसी तरीके की सॉइल हमें मिलेगी। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट मटेरियल से आपको अलग अलग मिट्टी देखने को मिलती है। तो मेन है पेरेंट मटेरियल। सेकेंड है टोपोग्राफी, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो एक तरीके से टोपोग्राफी है कि वहाँ की जो कंडीशंस हैं, कैसा वहाँ का एरिया है, प्लेन है कि माउंटेनियस एरिया है, या क्लाइमेट वहाँ का कैसा है। So all that thing. So topography plays an important role in the formation of soil. Uh, अर्थ का सरफेस कैसा है बेसिकली, वहाँ के फीचर्स कैसे हैं। तो इसमें अब नेचुरल फीचर्स या मैन मेड, मतलब इसको आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं टोपोग्राफी में। किसी एक पर्टिकुलर जगह का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे कितने ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, कितने घर हैं, क्या नेचुरल चीज़ें ज़्यादा है, क्या माउंटेनियस रीजन ज़्यादा है,
शेप कैसा है वहाँ का, एलिवेटेड कितना है वो, क्या प्लेन एरिया है वो, और लैंड सरफेसेस कैसे हैं वहाँ पे, क्या वहाँ पे रिवर्स प्रेजेंट है, क्या वहाँ पे लेक्स प्रेजेंट है, क्या वहाँ पे ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, रोड्स वगैरह है, बिल्डिंग्स ज़्यादा है, किस तरीके का एलिवेशन और किस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पे है। तो उसको बोला जाता है टोपोग्राफी, और टोपोग्राफी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सॉइल फॉर्मेशन में। मैनमेड स्ट्रक्चर्स ज़्यादा है तो मिट्टी की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। नेचुरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, प्लेन है, माउंटेनियस रीजन है, तो उस हिसाब से जो सॉइल है वो फॉर्म होती है, उतने टाइम में सॉइल फॉर्म होती है। तो ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा आता है आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट वहाँ का कितना गर्म क्लाइमेट है, कितना ठंडा क्लाइमेट है, दैट टू लाइक दैट टू हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हम डेजर्ट की बात करें, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, या जो भी डेजर्टेड एरियाज है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट, वहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा होता है, गर्म होता है काफ़ी ज़्यादा। कंडीशंस वहाँ की डिफरेंट होती है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ की जो मिट्टी होगी वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी आपके ट्रॉपिकल एरियाज से, या एवरग्रीन जो एरियाज है उनकी मिट्टी, या पोलर जो रीजन्स है उनकी सॉइल से। तो जो भी ठंडे इलाके हैं या जो भी गर्म इलाके हैं उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, क्योंकि वो अलग है, तो वहाँ की मिट्टी भी अलग होगी, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो सॉइल की वेदरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस वेदरिंग से ही मॉइस्चर उसमें कितना होगा और कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, इसको डिफाइन करता है क्लाइमेट। क्लाइमेट अगर गर्म है किसी इलाके का तो सॉइल में मॉइस्चर होगा ही नहीं, मतलब सॉइल कैसी होगी, रेतीली होगी, सूखी होगी, है ना। और अगर डैम्प है, ह्यूमिड है क्लाइमेट, तो मिट्टी कैसी होगी, दलदली होगी, कहीं ना कहीं गीली मिट्टी होगी। सो इस तरीके से तो क्लाइमेट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन सेकंड नेक्स्ट वन हमारा आता है, सॉरी, नेक्स्ट वन हमारा आता है ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ऑर्गेनिज्म क्या, ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो भी उसमें बायोटा है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स है, फ्लोरा है, फोना है, तो वो सब भी मिट्टी की फॉर्मेशन में एक तरीके से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ वॉर्म की बात करें, तो अर्थ वॉर्म को फ्रेंड ऑफ द फार्मर बोला जाता है। वो क्या करता है, वो मिट्टी को खाता है, जब उसे एक्सक्रीटा की फॉर्म में, वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकालता है अपनी बॉडी से, तो वो जो मिट्टी होती है वो, जो उसने मिट्टी खाई है उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल वो रिलीज करता है। तो इस तरीके से जो सॉइल है उसमें कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, फ्लोरा कितनी प्रेजेंट है, फोना कितनी प्रेजेंट है, ये चीज़ सॉइल की हेल्थ को डिटरमाइन करता है। मिट्टी जितनी हेल्दी होगी उसमें उतने ही तरीके के जीव जंतु मिलेंगे, उतने ही तरीके के एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, और बायोडाइवर्सिटी वहाँ की रिच होगी। और बायोडाइवर्सिटी रिच है तो सॉइल ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो इंटरेक्शन है, केमिकल इंटरेक्शन है सॉइल के साथ ऑर्गेनिज्म का, वो उसे कहीं ना कहीं क्या बना रहा है, हेल्दी बना रहा है। दैट इज ओके। नेक्स्ट वन है हमारा टाइम। अब टाइम पीरियड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सॉइल फॉर्मेशन में, कि जो मिट्टी है वो वेदर्ड होके सॉइल बनने में कितना टाइम ले रही है। जितना टाइम ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन में होता है उतना टाइम रेड सॉइल फॉर्मेशन में नहीं होगा, जितना कोल्यूवियल सॉइल फॉर्मेशन में उतना एल्यूवियल सॉइल फॉर्मेशन में नहीं होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह की जो मिट्टी है, डिफरेंट टाइप की जो मिट्टी है, वो डिपेंड करती है टाइम पे भी। टाइम वेरिएशन से जो सॉइल फॉर्मेशन है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो ऑल दीज फैक्टर क्या करते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस है, वो आपको 4 ऑप्शन देगा, या फिर आपसे अजर्शन रीजन में क्वेश्चन कर लेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पेरेंट, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, एंड कोई भी रैंडम वो आपको वाटर, या फिर यू कैन से एलुवियल सॉइल, या फिर यू कैन से पोल्यूशन, या कोई भी एक रैंडम टर्म वो आपको यहाँ पे दे देगा। तो देन यू हैव टू लाइक फाइंड आउट द थिंग्स। अच्छा, इसको अगर मैं देखूँ, इसको एक तरीके से RPT, फ्रॉम दिस टर्म यू कैन लर्न दिस, नो, हाँ, यू कैन लर्न दिस फ्रॉम दिस टर्म। CL फॉर क्लाइमेट, CL फॉर क्लाइमेट, CL फॉर क्लाइमेट, O for organism, R for parent, P for parent material, T for time, and what one we have, CL for climate, O for organism, and we have P, parent material, and we have topography. So topography done, parent material done, organism, climate, and time.
ओके, सो यू कैन लर्न इट लाइक दिस, PTCOT, या फिर यू कैन लर्न इट लाइक दिस क्लोप्ट। क्लोप्ट से आप इसको लर्न कर सकते हैं। इट जस्ट अ रैंडम ट्रिक टू मेक यू दिस मेमोराइज। CLOP T, you can learn it like this: CL for climate, O for organism, P for parent material, T for time, or T for topography. Cloped. So you can learn it like this. Okay. Now moving on to the next important part, and a question that can be formed from this, that is uh, that is डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वेरी ऑन द डिफरेंट वेज। अब जैसे कि जब वेदरिंग होती है, सॉइल की फॉर्मेशन होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज की सॉइल फॉर्म होती है। अब जब सबसे पहले रॉक्स टूटेगी, सॉइल बनती किससे है? रॉक से। पेरेंट मटेरियल जब हम बात करें ना, वो रॉक से। तो जब टूटेगी मिट्टी, तो ऐसा तो नहीं है कि जो फाइन पार्टिकल आपको मिला उसी फाइन पार्टिकल में ये टूटेगी, नहीं, ये थोड़ा बड़ी होगी। फिर जो बड़े पार्टिकल हैं वो और भी टूटेंगे। जब वो टूटेंगे तो और फाइन पार्टिकल एक तरीके से होंगे। सो दीज आर द लाइक थिंग्स, इस तरीके से ये होता है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वेरी इन डिफरेंट वेज। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें क्ले की, फिर बात करते हैं हम सिल्ट की, फिर बात करते हैं सैंड की, फिर बात करते हैं ग्रेवल की। अच्छा, यहाँ पे वो आपसे साइज पूछते हैं कि व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ ग्रेवल, व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके अलावा वो आपसे पूछते हैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल, लाइक अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करने के लिए आपसे बोल देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज आप इन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अरेंज करिए। अच्छा, इसका सबसे अच्छा तरीका है, हम इसको यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, आई होप ये विजिबल होगा, मतलब यू कैन लुक लाइक दिस, कि अभी ये विजिबल आई थिंक। ओके, सो इसको हम इस तरीके से लर्न करते हैं। इस तरीके से देखिए, इट इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहला है आपके पास ग्रेवल। तो ग्रेवल जो है, इसको बजरी बोला जाता है हिंदी में। ये सबसे बड़ा पार्टिकल है, मतलब सॉइल के पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो पार्टिकल है दैट इज ग्रेवल। देन उससे छोटे लेवल पे, ग्रेवल से छोटा आता है सैंड, सैंड से छोटा आता है सिल्ट, एंड सिल्ट से भी छोटा आता है क्ले। ठीक है, तो अगर हम ग्रेवल की बात करें, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल। एंड वी हैव फिर सैंड का पार्टिकल साइज उससे कम होता है, ये तो इसी के साइज का बन गया है। सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है वो उससे छोटा होता है। देन वी हैव सिल्ट, सिल्ट का पार्टिकल साइज और भी छोटा होता है। एंड देन वी हैव क्ले, जो क्ले होता है, क्ले का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, यानी कि सिल्ट से भी छोटा होता है। ओके, दिस वे। ओके, सो लर्न इट लाइक दिस, कि अगर हम ग्रेवल की बात करें तो इसका जो पार्टिकल साइज होगा 2 mm मिलीमीटर। 2 mm से बड़े जो भी पार्टिकल्स हैं उनको आप ग्रेवल की कैटेगरी में रखते हो। अच्छा, एक आता है कोर्स ग्रेवल, एक आता है फाइन ग्रेवल। 2 mm से बड़े जो हैं वो आप कोर्स ग्रेवल है ना उसमें रख सकते हो। फाइन में तो थोड़ा पतली छोटी वाली जो ग्रेवल होती है, उसको आप 2 mm की कैटेगरी में रख सकते हो। 5 mm से बड़े कोर्स ग्रेवल, और 2 से 5 mm के रेंज के जो है वो फाइन ग्रेवल की कैटेगरी में रखते हैं हम। तो बेसिकली अगर हम ग्रेवल की बात करें तो 2 से बड़े जो पार्टिकल हैं उनको हम ग्रेवल की कैटेगरी में रखते हैं। फिर 2 mm से 0.2 mm, यानी 2 से 0.02 mm की जो कैटेगरी है उनको हम सैंड की कैटेगरी में रखते हैं। फिर 0.02 से, यानी कि किसी को 0.02 से 0.0002 mm के जो है वो सिल्ट की कैटेगरी में, और 0.002 mm के साइज से कम जो है उनको आप किसकी कैटेगरी में रखते हो? क्ले की कैटेगरी में उनको रखते हैं। ओके, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट, कलर चेंज कर देते हैं एक बार। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रेवल, आई होप आई एम एबल टू, इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रेवल, सो ग्रेवल का पार्टिकल साइज बड़ा होगा, फिर सैंड का पार्टिकल साइज छोटा होगा, सिल्ट का उससे भी छोटा होगा, और क्ले का बहुत छोटा होगा। सो यू कैन लर्न इट लाइक दिस, कि 2 mm से बड़े जो होंगे दैट इज इन ग्रेवल। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट टू, इसको 0.02 रखिए। फिर आप इसको लेके आइए 0.02 से 0.002,
ठीक है, के जो होंगे वो सिल्ट होंगे, और 0.022 से छोटे वाले जो होंगे वो क्या होंगे, क्ले होंगे। तो ये दिस इज द वे यू कैन इजीली लर्न दिस। तो आपको लर्न क्या करना है, आपको टू लर्न करना है, और 0.002 को एक बार ध्यान रखना है। तो टू से बड़े ग्रेवल, और 0.002 से छोटे एक तरीके से क्ले। तो फिर आप रख दें टू से 0.02 सैंड, फिर इसको देखिए 0.02 से 0.002 सिल्ट, एंड देन आपका क्ले आ जाता है। तो ये पार्टिकल साइज थोड़ा सा मेमोराइज करना ज़रूरी हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू दिस पार्ट अगेन। अच्छा, तो जैसे हमने इसमें कैटेगराइज भी किया है इसको इस तरीके से कि ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट और क्ले। तो ये किस तरीके से, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्ले सैंड सिल्ट बढ़ रहा है ना, क्ले सबसे छोटा, उससे बड़ा सिल्ट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। और अगर हम इसको इस तरीके से ले तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। ग्रेवल बड़ा, सैंड छोटा, सिल्ट सबसे छोटा, क्ले सबसे छोटा। तो एक तो तरीका ये है, एक तो क्वेश्चन आपसे फॉर्म हो सकता है कि वो आपको साइज दे देगा, है ना। एक तरीका ये हुआ क्वेश्चन फॉर्म हुआ का। दूसरा तरीका क्वेश्चन फॉर्मेशन का क्या है, कि वो आपसे डिस्क्रिप्शन देगा, यानी कि आपको एक तरीके से टेबल वो देंगे, और एक टेबल में आपके पास पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल एक तरीके से टाइप होगा, कि क्ले है, सैंड है, सिल्ट है कि ग्रेवल है, और नेक्स्ट में आपके पास होगा डिस्क्रिप्शन। तो क्ले का डिस्क्रिप्शन क्या है कि इट इज़ वेरी फाइन पार्टिकल, सिल्ट का क्या है, इट इज़ फाइन, थोड़ा बड़ा है, सैंड जो है वो मीडियम साइज्ड है, और ग्रेवल जो है कोर्स है, कोर्स मतलब मोटे पार्टिकल्स है, ठीक है। तो एक तरह का आपसे टाइप, और एक तरफ से आपसे डिस्क्रिप्शन, तो यू हैव टू मैच दैट। ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन फॉर्मेशन का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द, हमने बात कर ली है मिट्टी की, हमने बात की टाइप्स की, बात की हमने साइज की भी बात कर ली है, पार्टिकल साइज। नाउ मूविंग ऑन टू द डिफरेंट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब कारण क्या है, जब हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉइल पोल्यूशन हो क्यों रहा है। देखिए, सबसे पहले हम पोल्यूशन की जब बात करते हैं तो कोई भी अनवांटेड चीज़ या कोई भी अनवांटेड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है मिट्टी में, या कोई भी ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, और मिट्टी की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हेल्थ को एक तरीके से डिट्रॉइट करते हैं, उसको खराब करते हैं। तो उस चीज़ों को पोल्यूटेंट बोला जाता है, और वो पोल्यूटेंट क्या कर रहे हैं, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो एनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल ऑल्टरेशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, उसको क्या बोला जाता है, पोल्यूशन बोला जाता है, सॉइल पोल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, या अगर मैं बात करूँ डिफरेंट कॉजेज़ की कि क्या-क्या कारण हैं सॉइल पॉल्यूशन के, तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस इंक्लूड्स हेवी मेटल एंड टॉक्सिक केमिकल। तो जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जितने भी हेवी मेटल्स हैं, तो इंडस्ट्री से जो इफ्लुएंट रिलीज़ होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन होता है। तो जितने भी हेवी मेटल्स हैं और जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तो वो जो है जब उनको रिलीज़ किया जाता है, जो मिट्टी में रिलीज़ किया जाता है, या जो भी वेटलैंड्स में रिलीज़ किया जाता है, तो अल्टीमेटली दोज़ टॉक्सिक केमिकल टेंड टू एक्यूमुलेट इन द सरफेस ऑफ सॉइल, एंड दे कॉज़ व्हाट, हेवी मेटल पॉल्यूशन। और टॉक्सिक केमिकल की वजह से वहाँ की जो फ्लोरा है, फ़ौना है, वो अफ़ेक्ट होती है, और सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन इज़ है हमारा म्युनिसिपल और मेडिकल वेस्ट। तो मेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल से रिलीज़ हो रहा है, या पैथोलॉजी लैब से रिलीज़ हो रहा है, या यू कैन से कि मेडिकल स्टोर से जो वेस्ट निकल रहा है। तो म्युनिसिपल जो कि आपका कॉलोनी से रिलीज़ हो रहा है, म्युनिसिपैलिटी एरिया से रिलीज़ हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे पॉलीथीन्स, ग्लास और प्लास्टिक हो गया। और इसके अलावा जो है सिरिंजेस वगैरह होती हैं, अम, जो भी शार्प वेस्ट होते हैं। तो कुछ जो वेस्ट होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जो वो मिट्टी में एक तरीके से जाते हैं, तो वहाँ पे डिग्रेड ही नहीं होते, और जब वो डिग्रेड नहीं होंगे तो दे टेंड टू क्रिएट पोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव रेडियो एक्टिव वेस्ट दैट कॉज पोल्यूशन। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट की अगर हम बात करें, तो जितना भी जैसे यूरेनियम है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, तो जब वो आप उनका यूज़ करते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, या किसी भी लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में उनका यूज़ कर रहे हैं, और फिर वहाँ से जब वेस्ट निकलता है, तो उसमें जो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, और जब वो मिट्टी में एक तरीके से जाते हैं, तो मिट्टी में प्रेज़ेंट होते हैं, तो वहाँ वो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशंस हैं वो रिलीज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट रेडिएशंस रिलीज़ करता है ना, तो वो वहाँ की मिट्टी की जो एक तरीके से फ्लोरा है, वहाँ की जो फ़ौना है, वहाँ के जो ऑर्गेनिज़्म है, उसको किल करता है कहीं न कहीं, तो उसकी हेल्थ को डिट्रॉइट करता है। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग
या यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन से कि कॉज दैट क्रिएट सॉइल पोल्यूशन दैट इज एग्रोकेमिकल, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ये इसमें बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है एग्रोकेमिकल वेस्ट, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, मतलब इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड सोसाइटी है इंडिया। एग्रीकल्चर यहाँ पे एक मुख्य प्रधान ऑक्यूपेशन है। तो एग्रीकल्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने बताया भी था, वाटर पोल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, रोडीसाइड, फंजीसाइड्स, बायोसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ के लिए हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं। तो ये फर्टिलाइजर्स जब मिट्टी में जाते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो कहाँ हैं, वो तो डायरेक्टली मिट्टी में है, और हम डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स मिट्टी में ही डाल रहे हैं। तो ये सॉइल की हेल्थ को बहुत डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है सॉइल की हेल्थ को। ठीक है। तो जब हम इरिगेट करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह वो डिसलोकेट भी होते हैं, पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड, वीडीसाइड्स। इसके अलावा आता है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब कि जब अर्थ की सरफेस को आप डिग करते हो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ओर, यानी कि हमें अर्थ से मिनरल्स चाहिए, तो जब मिनरल्स लेने के लिए अर्थ की सरफेस को खोदते हो, उसको डिग करते हो, तो ये क्या करता है कि जब आप उसको डिग कर रहे हो तो ऊपर की जो सॉइल है, जैसे मैंने आपको बताया भी, तो जो ओ होराइजन है जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ए होराइजन है, ओ होराइजन है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है, डिग्रेडेड मेटेरियल प्रेजेंट होता है, टॉप सॉइल है, सबसे ज़्यादा सॉइल की फ्लोरा फोना प्रेजेंट होती है, जो कि सॉइल की हेल्थ को और सारी जो प्रोफाइल है उनको मेंटेन करके रखती है। तो जब आप डिग करते हो, यानी कि जब आप खोदते हो, तो सबसे पहले ये वाली लेयर निकलती है। तो जब डिग करते हैं हम अर्थ सरफेस को, तो मिनरल्स के एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो सबसे पहले ये वाली जो लेयर है वो रिमूव होती है। तो जो टॉप लेयर है कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हो जाती है अर्थ की, और ओपन कास्ट माइनिंग में, और ये कहीं ना कहीं सोइल की ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती है और सोइल को क्या कर देती है, बैरन, बंजर बना देती है। क्योंकि ऊपर वाली जो टॉप सोइल है दैट इज न्यूट्रिएंट रिच, और उसको तो आपने रिमूव कर दिया ओपन कास्ट माइनिंग में। मतलब माइनिंग मतलब जो आप मिनरल निकालने के लिए खुदाई कर रहे हो, दैट इज। फिर आता है हमारा जो कि आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही फ्लरिश हो रहा है, दैट इज़ ई वेस्ट। आजकल जो वेस्ट रिलीज होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मशीनरीज आ गई, तो हर चीज़ उसी तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। तो दैट इज़ ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसे आप बोलते हो। तो कंप्यूटर, यूज्ड कंप्यूटर्स जो हैं, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, टीवी जो है, दे सिंपली डंप्ड इनटू लैंडफिल्स। तो आप सिंपली क्या करते हो, उन्हें लैंडफिल में डंप करते हो। ठीक है, कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टीवी हो गए, तो वी सिंपली डंप देम इनटू लैंडफिल्स। और लैंडफिल यानी कि जो मिट्टी है एक तरीके से, उसको हम खोदते हैं, गड्ढा बनाते हैं, और उसमें हम सारे जो वेस्ट है उसको भर देते हैं, और उसके ऊपर से उसे किससे कवर कर देते हैं, मिट्टी से कवर कर देते हैं। तो उसी को आपने क्या बोला है, उसी को बोला जाता है लैंडफिल। ठीक है। तो जो कि यूज्ड कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन्स है, टीवी है, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं। तो इनसे जब आप इन्हें लैंडफिल में एक तरीके से फिल करते हो, तो इनसे जो वेस्ट निकलता है दैट इज़ ई वेस्ट। ओके। तो जो ई वेस्ट होता है वो टॉक्सिक होता है नेचर में, और इसके अलावा जो है वो सॉइल की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स जब आपने इसे दबाया है, लैंडफिल में से बरीड किया है, तो धीरे धीरे जब ये भी जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो मिट्टी के ये एक तरीके से जब बारिश होगी, जब रेन होगा, या जब हम इरिगेट करते हैं फील्ड्स को, तो पानी के साथ मिक्स होके ये जो टॉक्सिन्स हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं लैंडफिल से, कहाँ पे, ग्राउंड वाटर में, और ये ग्राउंड वाटर को भी स्पॉइल करते हैं। दैट इज। नेक्स्ट वन है हमारा पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो कि बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज़ होते हैं इंडिया में, और इसके अलावा जो भी एग्रेरियन कंट्रीज़ हैं, और यूजुअली भी जब हम प्लांट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। तो टेम्परेचर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। फार्मर जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज़ करते हैं क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स की यील्ड को बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मेजरली किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स का, तो ये क्या करता है, सॉइल बोर्न जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मिट्टी में, उनको क्या करता है, धीरे धीरे डिक्रीज़ कर देता है उनकी पॉपुलेशन को। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स में केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डेलिकेट जो सॉइल फ्लोरा है, फोना है मिट्टी में, उसको, जो क्रम स्ट्रक्चर है सॉइल का, एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, जो
सॉइल का, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, मिट्टी का जो एक तरीके से पार्टिकल स्ट्रक्चर है, जो टेक्सचर है, उसको अफेक्ट करते हैं और सॉइल की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। दिस कैन कॉज प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि मिट्टी में जब आप इरिगेट करते हो फील्ड को, जब आप मिट्टी में पानी दोगे तो उसके जो पोर्स है वो भर जाते हैं कहीं ना कहीं पानी से, तो वाटर लॉग्ड हो जाता है। द प्लांट रूट कैन नॉट रेस्पायर ड्यू टू एक्सेसिव वाटर इन सॉइल प्रोफाइल। जो प्लांट की जो रूट्स है, क्योंकि जब मिट्टी, अगर हम बात करें तो उसमें जो पोर्स होंगे, है ना, तो वो पोर्स कंप्लीटली पानी से भर जाएंगे। जो आसपास का भी एरिया है वो कंप्लीटली पानी से भर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो प्लांट की रूट्स हैं, इसमें जो भी प्लांट की रूट्स हैं, अगर ये कंप्लीटली पानी से भर गया तो इसमें जो भी प्लांट की रूट्स हैं वो एक तरीके से वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हो जाएंगे, रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। दे कैन नॉट रेस्पायर, दे कैन नॉट टेक अप द ऑक्सीजन कंप्लीटली, क्योंकि जो एक्सेसिव वाटर है वो सॉइल प्रोफाइल में एक तरीके से फिल हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रूट जो है वो खराब हो जाएंगे और प्लांट की डेथ हो सकती है। दैट इज, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज दिस वन। इसके अलावा और क्या होता है, नाइट्रोजन इज लॉस्ड फ्रॉम वाटर लॉग सॉइल। जो नाइट्रोजन है वो कहीं ना कहीं वाटर लॉग सॉइल से नाइट्रोजन निकल जाती है, क्योंकि ड्यू टू लीचिंग और डी नाइट्रिफिकेशन या डी गैसिंग, तो नाइट्रोजन जो है वो रिलीज हो जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि लीच डाउन होता है, डी नाइट्रिफिकेशन, डी गैसिंग होता है, तो वाटर लॉग सॉइल में नाइट्रोजन नहीं रहती है। अच्छा, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में प्लांट को नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में, सॉरी, नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होती है। और अगर वाटर लॉग्ड सॉइल है तो नाइट्रोजन लॉस हो जाएगी, और नाइट्रोजन लॉस हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो प्लांट की ग्रोथ को और ओवरऑल फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। डीनाइट्रिफिकेशन लीड्स टू गैसियस लॉस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। डीनाइट्रिफिकेशन जो टर्म है, इसका मतलब है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है या नाइट्रोजन जो है वो जब चली जाती है मिट्टी से, या गैसियस फॉर्म में उसका लॉस हो जाता है मिट्टी से, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो डीनाइट्रिफिकेशन। डी इज समथिंग लॉस हो गया है। तो कहाँ होता है, कैसे होता है लॉस, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अच्छा, जो नाइट्रोजन इट इज अ मेजर ग्रीन हाउस गैस भी है। तो अब ये जब एटमॉस्फेयर में जाती है सॉइल से निकल के डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू, तो ये एटमॉस्फेयर में जाके क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कोज करती है, क्योंकि इट इज अ मेजर जीएचजी गैस। दैट इज। इसके अलावा आता है अदर पोल्यूटेंट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अपार्ट फ्रॉम fertilizers, pesticides, apart from this nitrogen loss, और apart from all the things that we have discussed before, open cast mining, radioactive waste, ये सब चीज़ें। इसके अलावा और भी पोल्यूटेंट्स हैं जो कि सॉइल को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि एसिड रेन। मैंने आपको बताया था 5.6 से नीचे जिसकी पीएच होगी उसको हम एसिड में कंसिडर करते हैं। एसिड, उस रेन को हम एसिड में रेन में कंसिडर करते हैं जिस रेन की पीएच 5.6 से बिलो होती है, 5.6 से एक तरीके से छोटी होती है, 5.6 से लेस लेस होगी पीएच, तो उसको एंड वाटर पोल्यूटेंट अल्टीमेटली बिकम अ पार्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन। और जैसे हमने बताया कि हम पानी की जब सॉइल होती है तो सॉइल में हम वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं क्रॉप्स को, और अगर वो वाटर पोल्यूटेड है, अगर वो पानी पोल्यूटेड है, तो वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डायरेक्टली, अब डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, अगर वाटर पोल्यूटेड है या वाटर में हैवी मेटल्स है, वाटर्स में अगर केमिकल्स है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड है, तो वो जब मिट्टी में आप पोर करोगे तो वो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अदर पोल्यूशन की ऐसे बात की गई है, तो अदर पोल्यूशन में आपका एसिड रेन और जो वाटर पोल्यूटेंट है वो भी इसमें आते हैं। तो दे ऑल आर द रीजंस फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, फॉर द पोल्यूशन ऑफ सॉइल। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं डिग्रेडेशन की, तो व्हाट इज डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन में हम बात करते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन जैसे नाम से पता चल रहा है, डिग्रेडेशन यानी कि मिट्टी जो है वो डिग्रेड हो गई है, लो लेवल पे आ गई है, नीचे लो लेवल पे आ गई है। तो आइडली इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू मेक एन इंच ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल। जैसे मैंने आपको बताया कि मिट्टी बनने में टाइम लगता है, टाइम भी एक फैक्टर था सॉइल फॉर्मेशन का, है ना। तो 1 इंच मिट्टी बनने के लिए लगभग लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं, एक गुड क्वालिटी सॉइल फॉर्मेशन के लिए, जिसमें पाँचों की पाँचों होराइज़न्स प्रेज़ेंट हो। तो एक अच्छी सॉइल फॉर्मेशन के लिए लगभग लगभग थाउज़ेंड्स ईयर लग जाते हैं। कैसी सॉइल? जिसमें मिनरल्स हों, जैसे सिलिकेट्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ह्यूमस है, क्ले है, ये सब मिनरल्स प्रेज़ेंट हो, प्रॉपर होराइज़न्स प्रेज़ेंट हो, तो ऐसी मिट्टी के लिए।
सॉइल नीड्स अ डायनामिक इकोसिस्टम, सॉइल के लिए डायनामिक इकोसिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे कि नाइट्रोजन एक मेजर गैस है एटमॉस्फेयर में, और जब इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% जो गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। तो व्हेन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, जब प्लांट्स उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, तो अब क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में ये ही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। तो सॉइल एक्सचेंज गैसेज विद इन्वायरमेंट। तो इससे ये पता चलता है कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज करती है। ठीक है? मिट्टी की जो गैसेज़ है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होंगी, और एटमॉस्फेयर की गैसेज़ कैप्चर होंगी सॉइल में। तो ये गैसेज़ एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट में। तो देयर द सॉइल ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिसाइकल द न्यूट्रिएंट बैक टू द प्लांट। तो इसके बाद और क्या होता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो रिसाइकल होता है, और न्यूट्रिएंट वापस से प्लांट्स में चले जाते हैं। अब हम कुछ इन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे सॉइल इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब्ड बाय डिफोरेस्टेशन। सॉइल डिग्रेडेशन होता कैसे है? जैसे सॉइल इकोसिस्टम है, वो डिग्रेडेशन के थ्रू क्या होता है? डिस्टर्ब्ड होता है। सॉरी, डिफोरेस्टेशन के थ्रू डिस्टर्ब होता है। डिफोरेस्टेशन इज व्हाट, जो हमारे प्लांट्स है, जो पेड़ है, जब हम उनको काट देते हैं, उनको कट कर देते हैं, वो जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है, वो कहीं ना कहीं सॉइल को क्या कर रहा है? सॉइल इकोसिस्टम को खराब कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है, क्योंकि प्लांट की जो रूट है वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, और जब प्लांट कट हो जाएंगे तो वो मिट्टी जो है वो लूज हो जाएगी, और जैसे ही हवा या पानी आता है तो वो टॉप सोइल रिमूव हो जाती है। इसके अलावा यूज़ ऑफ हैवी मशीनरी, जो भी हैवी मशीनरीज होती हैं, जब हम उनका यूज़ करते हैं तो ये सॉइल कंपैक्शन में एक तरीके से का रिजल्ट कंपैक्ट करता है सॉइल को। मतलब जैसे कि हैवी मशीन, जैसे ट्रैक्टर्स के जो टायर्स हैं, दे आर वेरी हैवी, है ना? इसके अलावा जब हम इरिगेशन वगैरह करते हैं, और जब हम टिलर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जितनी भी हैवी मशीनरीज हम एग्रीकल्चर पीरियड के दौरान यूज़ करते हैं, तो वो सॉइल कंपैक्शन, यानी सॉइल को क्या बना देते हैं? स्टिफ बना देती है। जैसे हम अगर लंबे टाइम तक ट्रैक्टर को एक तरीके से मिट्टी के ऊपर अगर उसको स्टिल रखते हैं, खड़े करके रखते हैं, तो ट्रैक्टर के टायर का जो है एक तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है मिट्टी पे। तो व्हाट इज़ दैट, कि वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और मिट्टी वहाँ से बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो वो प्लेन मतलब क्या, कि मिट्टी के जो अंदर के पोर्स हैं, जहाँ पे एयर फिल होनी थी या जहाँ से वाटर पेनिट्रेट होना था, वो जा ही नहीं पाता है, क्योंकि मिट्टी के जो पोर्स है वो एक तरीके से कंपैक्ट हो गए, बिल्कुल दब गई है वो मिट्टी। तो हैवी मशीनरी से सॉइल कंपैक्शन ही क्रिएट होता है, जो कि सॉइल के स्ट्रक्चर को क्या कर देता है? डिफॉर्म कर देता है। प्रेसिंग भी जिसको बोला जाता है, प्रेस कर देता है हैवी मशीनरी उसको। अब ये क्या करता है? मिट्टी के पोर्स को बंद कर देता है, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। तो पानी उसके अंदर जा नहीं पाता। इसके अलावा जो सीवेज वाटर है, जब उसका यूज़ करते हैं, उसको वाटर इज़ यूज़ टू इरिगेट द फील्ड, और सीवेज स्लज को यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स के थ्रू, फर्टिलाइजर्स के रूप में, विच इंक्रीज हैवी मेटल कंटेंट इन द सॉइल। जब हम सीवेज स्लज को यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स के तौर पे, या हम सीवेज वाटर से इरिगेट करते हैं फील्ड को, तो सीवेज में जितने भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब हैवी मेटल्स जो होते हैं, वो कहाँ पे चले जाते हैं? मिट्टी में चले जाते हैं। इसके अलावा इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जब हम एग्रीकल्चर को एज अ ग्रीन इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान या ग्रीन रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, जब हम सेम टाइप्स ऑफ क्रॉप को उगाते हैं बार बार एक मिट्टी पे, जब हम मान लो एक ही तरीके की, फॉर एग्जांपल कि हम पल्सेस जो दालें हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उस मिट्टी पे बार बार एक सीजन में हमने एक दाल उगाई, दूसरे सीजन में हमने दूसरी दाल उगाई, हम बार बार एक ही तरीके की दाल अगर बार बार एक तरीके से पल्सेस को उगा रहे हैं, एक ही मिट्टी में हम एक ही तरीके की क्रॉप को बार बार रेज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? विच डिप्राइव द सॉइल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। अब इसमें क्या होता है कि मान लो सपोज करो यहाँ पे हमने एक पल्स को ग्रो किया, दाल को ग्रो किया, एक तरीके की पर्टिकुलर पल्स को, और उस पल्स को या उस एक तरीके से दाल को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, और हमने वापस से इसको कट करके वापस से इसमें फिर से इसी प्लांट को या इसी जो क्रॉप है उसको उगा दिया।
वापस से फिर से नाइट्रोजन लेगा, है ना? तो अब ये जो मिट्टी है इसमें उस पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट की, जिस न्यूट्रिएंट की इस क्रॉप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो न्यूट्रिएंट यहाँ पे ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि बार-बार हम एक ही मिट्टी में उसी तरीके की क्रॉप को उगा रहे हैं। अब वो क्रॉप अपने पर्टिकुलर टाइप के जब न्यूट्रिएंट को लेगा तो बार-बार उस क्रॉप को उगाने की वजह से वो पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट वहाँ से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अब इस सॉइल में इस पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए हमें क्या करते हैं, हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। और रेगुलर प्रोसेस पे, मतलब हम क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, एक तरीके से वी डू क्रॉप रोटेशन, एंड इन क्रॉप रोटेशन हम रोटेट करते हैं एक तरीके से क्रॉप को, कि देयर इज़ अ पीस ऑफ लैंड, तो इस पे हमने अभी एक प्लांट ग्रो कराया, इस प्लांट ने इसमें से कुछ न्यूट्रिएंट लिए, ठीक है। फिर हम जब दूसरी बार इसमें प्लांट ग्रो कराएंगे तो वैसा प्लांट ग्रो कराएंगे जो कि इसको नाइट्रोजन दे, यानी कि वो न्यूट्रिएंट इस मिट्टी से सक ना करे, इस मिट्टी से न्यूट्रिएंट ले ना बस कि, बल्कि इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट ऐड करे, ठीक है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो बैलेंस हो जाएगी, दैट इज। तो ये एक तरीका है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यूज ऑफ वाटर विद हाई सॉल्ट कंटेंट टू रेज क्रॉप्स में रिजल्ट इन हाई सैलिनिटी ऑफ सॉइल। अब जब हम मिट्टी में ऐसे पानी का यूज़ करते हैं, मतलब हम अगर उसमें सी वाटर का यूज़ कर रहे हैं मिट्टी को इरिगेट करने के लिए, या हाई सॉल्ट वाटर कंटेंट वाला जो पानी है, ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट वाटर बहुत ज़्यादा है, या ऐसा वाटर जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा, आयंस बहुत ज़्यादा है, या फिर सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है, वो सॉल्ट किसी के भी हो सकते हैं, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के, सल्फर के, सल्फेट सॉल्ट हो सकते हैं, या फिर सोडियम सॉल्ट हो सकते हैं। तो जब हम उस पानी को मिट्टी में डालते हैं, उस पानी से मिट्टी को इरिगेट करते हैं, उस पानी से हम क्रॉप्स को उगाते हैं, तो ये क्या करता है, मिट्टी में सैलिनिटी को बढ़ाता है, इसको सलाइन करता है सॉइल को। सोल्ट मेक द लेयर एट द टॉप इम्परमिएबल। और इसके अलावा जो सोल्ट होता है, जैसे कि हमने एक सॉल्टी वाटर से मिट्टी को इरिगेट किया, तो वो जो सोल्ट है वो मिट्टी के जो पोर्स हैं उनमें एक तरीके से उनको क्लोग कर देगा, उनको बंद कर देगा, क्योंकि सोल्ट एक तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा टॉप सोइल पे, या यू कैन से टॉप लेयर जो है उस पे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि विच डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इनटू द सॉइल। अब ये सोल्ट जो है वाटर को क्या बना देता है, इम्परमेबल बना देता है, क्योंकि इसने इसको क्या कर दिया है, डिपॉजिट करके यहाँ से क्लोग हो गया है। क्लोग होने की वजह से अब जो भी पानी है, पोर्स तो क्योंकि बंद हो गए, तो पानी नीचे जा नहीं पाएगा, सीप डाउन नहीं हो पाएगा, पानी जो है वो सीप डाउन नहीं हो पाएगा सॉइल में। और इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग, और इससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इससे हमें वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि सॉल्ट की वजह से इम्परमेबल होगी सॉइल, सॉइल के जो पोर्स है वो क्लोग हो गए, पानी नीचे जा नहीं पाएगा, तो पानी ऊपर ही रहेगा, और ये वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को कॉज करता है, दैट इज। नेक्स्ट वन वी हैव नेक्स्ट वन वी हैव एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी। लैंड की प्रोडक्टिविटी को, उसकी उपजाऊ शक्ति को, क्षमता को बढ़ाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जो कि क्योंकि ये केमिकल्स है तो ये वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंटर इकोलॉजिकल सिस्टम, ये हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में भी एंटर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फूड चेन है ये उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। ओके, फूड चेन के बारे में वीडियोस हैं, सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, तो डिटेल्ड में आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है, जब हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब बार बार हम उसको निकाल रहे हैं, मतलब ग्राउंड वाटर को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं एक तरीके से वाटर टेबल से, तो ओवर एक्सप्लोइटेशन जो होता है ग्राउंड वाटर का, दैट रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ वाटर टेबल। तो जब हम बार बार पानी को जो है इरिगेशन पर्पस के लिए हैंड पंप से या फिर ट्यूबवेल से पानी को निकालते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर टेबल है इसके एक सॉइल के नीचे या लैंड के नीचे जो वाटर टेबल है, वो क्या हो जाती है, लोअर डाउन हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या कोज होता है, डेजर्टिफिकेशन कोज होता है। डेजर्टिफिकेशन क्यों कोज होगा, डेजर्टिफिकेशन इसलिए कोज होगा, देखिए, जैसे ये हमारा देयर इज अ पीस ऑफ लैंड, अब इसके नीचे जो है क्या होगा, एक वाटर टेबल होगी, है ना, ग्राउंड वाटर यहाँ पे होगा। तो जब बार बार आप इस पानी को निकालेंगे तो ये जो वाटर टेबल है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं सूखनी स्टार्ट हो जाएगी ऊपर से, है ना, और बैरन होना स्टार्ट हो जाएगी। और
अगर आप मिट्टी में पानी नहीं देते हो तो कहीं न कहीं उसके न्यूट्रिएंट फेड अवे होना शुरू हो जाएँगे। तो अल्टीमेटली ये जो सॉइल है वो क्या बन जाएगी, बैरन बन जाएगी, बंजर बन जाएगी, सूखनी स्टार्ट हो जाएगी और दिस इज़ व्हाट दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेज़र्ट। ये डेज़र्टिफ़िकेशन में कन्वर्ट डेज़र्टिफ़िकेशन फिनोमेना होता है कि वो रेतीली बन जाएगी मिट्टी, क्योंकि डेज़र्ट में मिट्टी कैसी होती है? डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर होता नहीं है, पानी होता नहीं है। तो वही जब ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाएगी तो पानी होगा नहीं मिट्टी में, पानी आप दे भी नहीं सकते मिट्टी में क्योंकि ग्राउंड वाटर उतना है नहीं। तो अल्टीमेटली सॉइल जो है वो सैंडी हो जाएगी, मॉइस्चर उसमें खत्म हो जाएगा और डेज़र्टिफ़िकेशन होगा। दैट इज़ आई होप ये सारी चीज़ें आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स। और इसमें हमने क्या-क्या पढ़ा, इसमें हमने सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में हमने पढ़ा, कितनी लेयर्स होती है सॉइल की, किन-किन फैक्टर्स पे सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है, सॉइल के कितने पार्टिकल साइज़ होते हैं, किस किस कैटेगरी में हम उनको कैटेगराइज़ करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनका साइज़ है, कैसे सॉइल पॉल्यूशन होता है, किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है सॉइल पॉल्यूशन, किन की वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, किन बातों पे सॉइल डिग्रेडेशन डिपेंड कर रहा है, किन चीज़ों से सॉइल जो है वो खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हुई होंगी। सो नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर सच कंटेंट। इसके आगे हम और भी पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे, थर्मल पोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर।